टू बॉटम, देख लिया था। हाँ, इसमें एस ब्लॉक बताया था, पी ब्लॉक का ट्रेंड बताया था, डी ब्लॉक बचा था, डी ब्लॉक बच गया था। हाँ, डी ब्लॉक की हम बात करें, हाँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नियोबियम, टेंटेलियम। हाँ, पूरे डी ब्लॉक की हम बात करें, पूरे हम डी ब्लॉक की बात करें तो जिंक, कैडमियम और मरकरी ये ऐसे मेटल हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जब हम पूरा डाटा चेक करेंगे ना तो पाएंगे कि पूरे डी ब्लॉक में 3 मेटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। तो क्यों ज़्यादा है? हाई आयोडाइजेशन एनर्जी, ऐसा बुक में लिखा है। लेकिन क्यों? ऑप्शन दिया है ABCD करके टिक मारना है। तो क्या आंसर हो सकता है? ये डी ब्लॉक में इन 3 मेटल की एनर्जी क्यों ज़्यादा है? जबकि याद करो, हमने कहा था एनर्जी डिपेंड किस पर करती है, किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करती है? याद है कि भूल गया? बोलो। साइज, दूसरा इफेक्टिव न्यूक्लियर, तीसरा हाँ इलेक्ट्रॉनिक, और सबशेल भी जो था, सबशेल सबसे ज़्यादा निकलेगी एस में एनर्जी। एस की केस में एनर्जी ज़्यादा होगी, P D F। और चौथा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमने कहा था जिस किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, स्टेबल, फुल फील्ड, हाफ फील्ड, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, कहा था। तो अब इन 4 फैक्टरों को ध्यान में रख करके इसका आंसर खोजो कि 3 मेटल की एनर्जी ज़्यादा क्यों है, एनर्जी ज़्यादा क्यों है, बताओ। आंसर इसी में है, जोर से। ठीक है, इन तीनों का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का ये है। तो बताओ इसके वैलेंस शेल बताओ फुलफिल्ड है कि नहीं? फुलफिल्ड है। और फुलफिल्ड में क्या होता है? बोलो, स्टेबल होगा। और जब फुलफिल्ड स्टेबल है कॉन्फ़िगरेशन तो एनर्जी क्या होगी? बस नोट करो, लिखो, बिकॉज जिंक, कैडमियम, मर्करी हैविंग स्टेबल, बिकॉज जिंक, cadmium, mercury having stable electronic configuration. Zinc, cadmium, mercury having stable electronic configuration. ठीक है, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? स्टेबल है। ये भी फुलफिल्ड है, ये भी फुलफिल्ड है। अच्छा, और देखो, हाँ, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 4s1। किसका कॉन्फ़िगरेशन है? कॉपर का। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये है। और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन है 3D10 4s2 है। ठीक है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ये है और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन ये है। यदि हम पहला लॉस करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस, तो जिंक के केस में एनर्जी ज़्यादा आएगी, कॉपर की कम आएगी। और जब हम दूसरा लॉस करते हैं, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर की ज़्यादा हो जाएगी, जिंक की कम हो जाएगी। इसका भी जवाब सामने है, बोलो। हाँ, इसमें पहला लॉस होगा 4s2 से, इसका लॉस होगा 4s1 से। हाँ, बताइए, फुलफिल्ड है, ये स्टेबल है, तो इसकी फर्स्ट एनर्जी ज़्यादा होगी इसकी तुलना में। अच्छा, दूसरा जब लॉस करेंगे तो इसका दूसरा लॉस 4s1 से होगा, इसका दूसरा लॉस 3D10 से होगा, और 3D10 की स्टेबिलिटी, तो इसकी सेकेंड एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब जिंक की फर्स्ट ज़्यादा होगी कॉपर के फर्स्ट से, और कॉपर की सेकेंड ज़्यादा होगी जिंक के सेकेंड से। नोट करो, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, first ionization energy of zinc is greater than copper, but second energy of copper
but second ionization energy of copper is greater than zinc, greater than zinc. हाँ, समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे देखो, डी ब्लॉक में नीचे आएंगे, नीचे आएंगे नंबर ऑफ शेल, शेल साइज, बोलो। तो जब साइज बढ़ता जाएगा तो आयंस एनर्जी, बोलो, घटती जाएगी। तो नीचे आने में आयंस एनर्जी लगातार घटेगी और घटती भी है। बुक में डाटा भी दिखा रहा है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा है कि नीचे आने में शेल बढ़ रही है, साइज बढ़ता जा रहा है, आयंस एनर्जी लगातार घटती जा रही है। ठीक, आगे बढ़ो, टाइटेनियम से जर्कोनियम आओ, शेल साइज बढ़ा और साइज बढ़ा तो आयंस एनर्जी घटनी चाहिए और घटती भी है, जैसा हम सोच रहे हैं, बुक में डाटा भी दिया है। लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम आएंगे, शेल बड़ी, शेल, लेकिन साइज, साइज सेम रहेगा। जर्कोनियम हाफनियम का साइज सेम है। तो क्यों सेम है? बता चुके हैं, बताया हमने, ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से जर्कोनियम और हाफनियम का साइज सेम है, साइज सेम है। लेकिन क्या आयंस एनर्जी भी सेम होगी? क्या आयंस एनर्जी भी दोनों की सेम होगी? साइज तो सेम है, लेकिन आयंस एनर्जी भी क्या सेम होगी? जरा विचार करो और सोच के बताओ। जर्कोनियम और हाफनियम का साइज सेम है ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। बोलो, पिछले टर्म में बताया था? नहीं बताया था? बताया था। तो जब साइज सेम तो क्या आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम? ये बताओ, आयंस एनर्जी केवल साइज पे डिपेंड करती है क्या? नहीं, बाकी पे भी डिपेंड करती है। तो उस पर विचार करो ना। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या इस जर्कोनियम हाफनियम में प्रोटॉन सेम है क्या? जर्कोनियम और हाफनियम के न्यूक्लियस में क्या प्रोटॉनों की संख्या सेम है? किसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा? जर्कोनियम की हाफनियम में। और जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयंस एनर्जी बढ़ जाती है। तो टाइटेनियम से जर्कोनियम आयंस एनर्जी घटती है, लेकिन जर्कोनियम से हाफनियम आयंस एनर्जी बढ़ जाती है। जबकि यहाँ देखो लगातार घटती जाती है, लेकिन यहाँ घट के बढ़ जाएगी, घट के बढ़ जाएगी। ठीक है, घट के बढ़ने का कारण क्या है? कि साइज तो सेम है, साइज फैक्टर तो दोनों में कॉमन है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या, तो जब इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा तो आयंस एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जर्कोनियम से हाफनियम आने पर आयंस एनर्जी बढ़ जाती है ड्यू टू लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। नोट करो, फ्रॉम टाइटेनियम टू जर्कोनियम, फ्रॉम टाइटेनियम टू जर्कोनियम size increases, titanium to zirconium size increases, ionization energy decreases, ionization energy decreases. But from zirconium to hafnium, from zirconium to hafnium, size is similar, size similar, but ionization energy increases. साइज सिमिलर है बट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increases, because effective nuclear charge increases. ठीक है, तो देखो जो आयंस एनर्जी का ऑर्डर यहाँ है वो ऑर्डर यहाँ नहीं है।
यहाँ साइज लगातार बढ़ता जा रहा है, आइसोजी लगातार घटती जा रही है, जैसा नॉर्मल होना चाहिए वैसा है। लेकिन यहाँ साइज बढ़ा, आइसोजी घटी, फिर यहाँ साइज तो सेम हो गया लेकिन आइसोजी बढ़ गई। बढ़ने का कारण क्या है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। बोलो क्लियर? अच्छा, लेफ्ट टू राइट बताओ, साइज घटता है ना, और साइज घटता है तो आइसोजी क्या होगी? बढ़ेगी। तो मतलब इस साइड की आइसोजी ज़्यादा हुई, इस साइड की कम हुई। दूसरी बात, नीचे आएंगे तो नीचे आने पर पता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है, और कंट्रैक्शन का असर पता इधर आएगा ना। बोलो, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की शुरुआत यहाँ से ना होती है, उसका असर पूरा यहाँ तक आएगा ना। और कंट्रैक्शन की वजह से साइज क्या होता है? कंट्रैक्ट करता है, और साइज जब कंट्रैक्ट करेगा, साइज कब हो जाएगा? तो आइसोजी बढ़ेगी। तो मतलब कंट्रैक्शन की वजह से इधर भी आइसोजी बढ़ेगी। बोलो, नीचे आने पर भी बढ़ेगी, और लेफ्ट टू राइट भी आइसोजी बढ़ती ही है। तो जैसे पूरा डी ब्लॉक है, ये पूरा डी ब्लॉक है। बताओ, इस डी ब्लॉक में कौन सा कॉर्नर होगा, कौन सा कॉर्नर होगा जिसकी आइसोजी सबसे ज़्यादा हो सकती है? सबसे ज़्यादा इस डी ब्लॉक के हमको 4 टुकड़े करना है, मान लो। बताओ, किस ए टुकड़ा, ये बी और ये सी और डी, किस पोर्शन की आइसोजी ज़्यादा हो सकती है? एक बात सुन लो, लेफ्ट टू राइट आइसोजी बढ़ती है, और नीचे कंट्रैक्शन की वजह से साइज कंट्रैक्ट करता है, तो आइसोजी फिर बढ़ जाएगी। तो बताओ, पूरे डी ब्लॉक के किस पोर्शन की आइसोजी ज़्यादा हुई? ए, बी, सी, डी। हाँ, बिल्कुल सही, इस पोर्शन की आइसोजी सबसे ज़्यादा है। और ये 3 मेटल ऐसे हैं जिनकी आइसोजी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से ये मेटल नॉबल हो जाते हैं। नॉबल, नॉबल मतलब किसी से रिएक्ट करेंगे नहीं। जो आइसोजी जब ज़्यादा रहेगी तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा नहीं, पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं, किसी नॉन मेटल से कंबाइन करेगा नहीं, कंपाउंड बनेगा ही नहीं, और जो कंपाउंड नहीं बनाता उसको बोलते हैं नॉबल मेटल। तो ये 3 मेटल को कहा जाता है नॉबल मेटल। कोई पूछेगा क्यों, क्यों बोलते हैं नॉबल मेटल इसको? हाँ, क्योंकि इनकी आइसोजी ज़्यादा है। नोट करो, देखो, प्लेटिनम, मरकरी एंड गोल्ड, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी शो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। Platinum, mercury and gold show high ionization energy. Therefore, they are noble metal. Therefore, they are noble metal. Therefore, they are noble metal. Noble मतलब किसी से रिएक्ट नहीं करते। बोलो, बात समझ में आ गई? अब इसका फ़ायदा क्या है? आइसोटोप एनर्जी चलो हमने जान लिया, ट्रेंड भी जान लिया, अब उसका फ़ायदा क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आइसोटोप एनर्जी से हमको अब क्या क्या फ़ायदा होगा? तो देखो, आइसोटोप एनर्जी से हमको किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, मेटलिक कैरेक्टर क्या है, बेसिक कैरेक्टर क्या है, रिड्यूसिंग पावर क्या है, पता चल जाएगी। वो कैसे? समझो, कोई एटम है, उसकी आइसोटोप एनर्जी कम है, मतलब उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन का लॉस आसानी से हो रहा है। बोलो, जब उसकी आइसोटोप एनर्जी कम है तो कम एनर्जी से ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी लॉस होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज उतना आसानी से आएगा, तो मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा हो गया। तो किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब कम एनर्जी से ही लॉस हो जा रहा है, आसानी से लॉस हो रहा है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई हो गया। बोलो, अच्छा, और जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर हाई हो गया तो वो मेटलिक हो जाएगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है। तो मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, तो समझ लेना उसका मेटलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। मेटलिक कैरेक्टर भी क्या होगा? हाई। आइसोटोप एनर्जी कम तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, मेटलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। और देखो, यदि इसी चीज़ को हम एसिड बेस की नज़र से देखें, एसिड और
बेस की नज़र से देखें तो देखो एसिड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है और बेस इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, देता है। एसिड इलेक्ट्रॉन लेता है और बेस इलेक्ट्रॉन देता है। एसिड बेस की 9 डिफिनीशन है, उसमें एक डिफिनीशन इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी है, एक लोन पेयर के आधार पर भी है। एसिड बोलते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर, वो लुईस कंसेप्ट है। लुईस ने इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पर बताया है, उसमें एक थ्योरी इलेक्ट्रॉन के आधार पर भी है कि एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, बेस इलेक्ट्रॉन डोनर। अब ये बताओ आयशर जी में एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है कि गेन? बोलो लॉस। तो मतलब इसकी आयशर जी जब कम रहेगी तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा, सामने इलेक्ट्रॉन जल्दी से दे देगा, और जो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बताओ वो क्या हुआ, एसिड हुआ कि बेस? बेस। बेस। इसका मतलब आयशर जी कम है तो इसका बेसिक कैरेक्टर बोलो ज़्यादा। बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा। आयशा जी कम होगी, वो कम एनर्जी से ही लॉस कर देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो होता है बेस, उसका बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा। बोलो क्लियर? अच्छा, इसी को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन की नज़र से देखें जरा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की नज़र से देखें तो देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन। और आयशा जी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन? लॉस। इसका मतलब आयशा जी कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा, और जितनी आसानी से लॉस करेगा तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा। बोलो ऑक्सीडेशन। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसका नेचर रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब आयशर जी कम तो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। बोले लाइन समझ में आई? ऑक्सीडेशन में याद कर लो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन, और जिसका भी ऑक्सीडेशन होता है उसका नेचर उल्टा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो जाएगा उसका नेचर उल्टा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस होगा, और जल्दी से लॉस हो जाने से वो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन हुआ, लॉस हुआ मतलब ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन उसका नेचर रिड्यूसिंग एजेंट, उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा। बोलो बात समझ में आई? तो जिस एलिमेंट की आयशर जी कम, समझना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा, मेटलिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, बेसिक कैरेक्टर भी ज़्यादा, रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा। लेकिन कब, जब आयशर जी कम होगी तब। और आयशर जी मान लो ज़्यादा हो गई तब इसका उल्टा कर दोगे, उल्टा मतलब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नहीं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। मेटलिक ना हो करके नॉन मेटलिक ज़्यादा होगा, बेसिक कैरेक्टर ना होके एसिडिक ज़्यादा, और रिड्यूसिंग पावर नहीं, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। नोट करो, if element having low ionization energy, if element having low ionization energy, then it will be more electropositive, it will be more electropositive and metallic character, more electropositive metallic character, basic character, more basic character and more reducing power, more reducing power and more, हो गया, more reducing power लिख लिया। आगे लिखो, if element having high ionization energy, if element having high ionization energy, then reverse is true, then reverse is true, इसका उल्टा सही हो जाएगा। एक लाइन में सारी बातें आ गई। यदि एलिमेंट की आयशर जी ज़्यादा है तो इसका उल्टा सही होगा, उल्टा मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का उल्टा इलेक्ट्रो नेगेटिव ज़्यादा। बोलो बात समझ में आई? अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, ए बी सी डी करके 4 एलिमेंट की आयशर जी लिखा रहेगा,
4 एलिमेंट है, आंसर की वैल्यू लिखी रहेगी। अब पूछेगा मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मेटलिक, मोर बेसिक, मोर सिंक पावर, तो बस हम देख करके टिक मार देंगे। जिसकी आंसर ही ज़्यादा उसकी प्रॉपर्टी ज़्यादा। बोलो समझ में आया? जब आंसर जी कम होगी तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़े। अच्छा याद करो, पिछले टर्म पे हमने कहा था पूरे पीरियाडिक टेबल में एल्कली मेटल की फर्स्ट आंसर जी, जोर से बोलो, सबसे। तो जब एल्कली मेटल की फर्स्ट आंसर सबसे कम है तो मतलब रिड्यूसिंग पावर क्या हुई? सबसे ज़्यादा। नोट करो, नोट करो, है भी वास्तव में। देखो, एल्कली मेटल हैविंग हाई रिड्यूसिंग पावर, alkali metal having high reducing power. क्यों? Due to low ionization energy. Due to low ionization energy. एल्कली मेटल रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी आंसर जी सबसे कम है। अब मन में आएगा कैसे आप कह सकते हैं कि ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर है? कहाँ से देख लिया आपने कि एल्कली रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है? उसका एविडेंस कहाँ है? कहाँ से मिला आपको? कैसे देख के बताया कि रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है एल्कली मेटल की? बोलो। नहीं, वो तो तुमने रीजन बता रही हो ना, रीजन नहीं पूछ रहे हैं। हमने बोला एल्कली मेटल की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, तो आप कैसे कर सकते हैं कि ज़्यादा है? कोई उसका कोई एविडेंस मिलना चाहिए ना, कोई प्रूफ कहीं दिखना चाहिए ना। और वो प्रूफ कहाँ से देखा हमने जो देख के हम ये बात बोल रहे हैं? किसी भी एलिमेंट की रिड्यूसिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर या उसकी रिएक्टिविटी मिलती है रिएक्टिविटी सीरीज से। जो तुम लोगों ने क्लास 10th में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, अब वो 11th में आने के बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कन्वर्ट हो जाता है। इस सीरीज में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो एलिमेंट सबसे टॉप पर होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। और पता है सबसे टॉप पर कौन है? एल्कली मेटल। और एल्कली मेटल में सबसे टॉप पर कौन है? लिथियम। लेकिन एल्कली मेटल सबसे ऊपर है ना, लिथियम है, पोटेशियम है, मतलब सबसे पहले एल्कली मेटल आ रहा है ना। ये शो कर रहा है एल्कली मेटल की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिखो ब्रैकेट में, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अच्छा, एल्कली मेटल की हम बात करें तो बताओ नीचे आने पे साइज, आयंस एनर्जी, और आयंस एनर्जी घटेगी तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। तो बताओ सीजन की आयंस सबसे कम है ना, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। बोलो, सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर सीजन की होनी चाहिए क्योंकि आयंस एनर्जी सबसे कम है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या वास्तव में सीजन की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है? क्या रिएक्टिविटी सीरीज में सीजियम सबसे टॉप पर है? बोलो नहीं है। कौन है? लिथियम। जबकि मेरा कंसेप्ट किसकी तरफ जा रहा है? सीजियम की तरफ। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा किसको सपोर्ट कर रहा है? लिथियम को। तो आखिर बात क्या है? रीजन क्या है? जब आयशा जी सीजियम की सबसे लोएस्ट है तो रिड्यूसिंग पावर इसकी ज़्यादा होनी चाहिए ना, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो दिखा रहा है लिथियम सबसे टॉप पर है, लिथियम की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। तो जवाब देखो सामने, जवाब ये है कि आंसर जी कम, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। ये कब की बात होगी? जब ये गैस स्टेट में होगा तब, क्योंकि आंसर जी गैस स्टेट में ही डिफाइंड होता है। क्यों हमने डिफिनेशन नहीं लिखवाया? आंसर जी फ्री आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए होता है। तो ये भी आंसर जी इसकी सबसे लो होगी कब? ये गैस स्टेट में। और रिड्यूसिंग पावर इसकी कब ज़्यादा होगी? गैस स्टेट में। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो डाटा दिया गया है वो सब वाटर में है, वाटर पानी में है, रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड पर है। तो वाटर में एल्कली मेटल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव लिथियम होता है। बात समझ में आई? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो डाटा है वो वाटर के अंदर है, जबकि हम जो बता रहे हैं
आंसर जी कम, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, वो गैसेस स्टेट में है। मान लो क्वेश्चन आता है कि किस एल्कली मेटल की रिड्यूसिंग पावर गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा होगी, गैसेस स्टेट, तुम इस पर टिक मार देना, इस पर टिक मारना, क्योंकि गैसेस स्टेट में इसकी आंसर जी कम, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। लेकिन पानी में पूछेगा तब आंसर लिथियम हो जाएगा। बात समझ में आया? नोट करो। अमॉन्ग द एल्कली मेटल, among alkali metal, among alkali metal, cesium having among alkali metal, cesium having lowest ionization energy. Therefore, cesium show high reducing power. Cesium show high reducing power in gaseous state. In gaseous state. Among alkali metals, cesium having lowest ionization energy, therefore cesium show high reducing power in gaseous state. देखो लिखा gaseous state. सीजियम की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है लेकिन गैसेस स्टेट में है, क्योंकि आंसर जी गैसेस स्टेट में ही डिफाइंड होती है, तो ये रिजल्ट भी गैसेस स्टेट में ही आएगा। और ये कंसेप्ट जो हमने लिखवाया ये गैसेस स्टेट में ही फॉलो होगा। बात समझ में आया? लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे टॉप पर लिथियम दिखा रहा है और कह रहा है इसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, वो कब? एक्वा सॉल्यूशन में, पानी में। देखो कंडीशन बदलती है तो नेचर बदल जाता है, प्रॉपर्टी बदल जाती है। मेरी बात समझ में आई? तो लिथियम की रिड्यूसिंग पावर पानी में ज़्यादा है, जबकि गैसेस स्टेट में रिड्यूसिंग पावर सीजियम की ज़्यादा है। देखो आगे देखो, बट इन एक्वा सॉल्यूशन, according to electrochemical series, in aqua solution according to electrochemical series, lithium is powerful reducing agent, but in aqua solution lithium is powerful reducing agent, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझ में आई? तो देखो जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ऑप्शन टिक मारना होगा। गैसेस स्टेट में पूछेगा मोर रिड्यूसिंग पावर, सीजियम पे टिक मार दो। एक्वा सॉल्यूशन में पूछेगा तो लिथियम पे टिक मार दो। और मान लो केवल ये कर दे कि विच मेटल शो मोर रिड्यूसिंग पावर, ये नहीं बोल रहा है कि पानी में कि हवा में, कि बस कर मोर रिड्यूसिंग पावर। क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? उस केस में अपना कॉमन सेंस लगाओगे, है ना। और कॉमन सेंस क्या बोलता है कि क्या चीज़ तुम्हारे प्रैक्टिकली ईजी है। तुम किसी मेटल की रिड्यूसिंग पावर को किस में तुम आसानी से निकाल सकते हो, हवा में कि पानी में। हाँ, हर सारे रिएक्शन पानी में कराए जाते हैं, इसलिए वाटर तुम्हारे कन्वीनियंट मेथड होता है। तो ऐसे केस में रिड्यूसिंग पावर पानी में ही डिफाइन करना होगा। तो मतलब मीडियम ना भी लिखा हो तब भी तुम टिक मारोगे लिथियम, ना लिखा हो तब भी लिथियम, पानी लिखा हो तब भी लिथियम, और गैसेस स्टेट लिखा रहे तब तो सीजियम पे टिक मार ही देना। बोलो बात समझ में आई? फिर कहोगे आखिर पानी में लिथियम की रिड्यूसिंग पावर क्यों ज़्यादा है? साइज सबसे बड़ा है। कैसे बड़ा सीजियम लिथियम पानी में? हाइड्रेशन। तो मतलब ये हाइड्रेशन का रोल है। तो क्या रिड्यूसिंग पावर को डिसाइड करने में हाइड्रेशन का भी रोल है, एनर्जी का भी रोल है, और भी कोई एनर्जी है?
रूसिंग पावर को डिफाइन करने में। किसी मेटल की रूसिंग पावर को डिसाइड करने में कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है। जैसे अभी हाइड्रेशन का नाम लिया और आयशा जी का नाम हम ले ही रहे हैं, क्या इसके अलावा कोई और भी एनर्जी इन्वॉल्व है? अब इसको जानने के लिए हमको पहले ये जानना होगा कि कोई भी मेटल पानी में रिड्यूसिंग पावर कैसे शो करता है। जब वो ये जानेंगे तो एनर्जी अपने आप सामने आ जाएगी। बोलो, तो देखा जाए कोई भी मेटल पानी में रिड्यूसिंग पावर कैसे शो करता है। इसका एग्जांपल है कि सोडियम के टुकड़े को तुम पानी में डालो तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, पता है ना सबको। सोडियम को पानी में डालो, रेशो कोई होता है सोडियम प्लस वाटर, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिस मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी उसमें हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व ज़्यादा होगा। ये शो करेगा उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है कि नहीं। तो अब ये देखना है, हमको इस बात पर विचार करना होगा कि कोई भी मेटल पानी में डालने के बाद हाइड्रोजन गैस कैसे दिया, कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हुई, इसको देखो सामने। समझो ये कोई सोडियम, कोई मेटल है, कोई मेटल है, सॉलिड मेटल हो सकता है, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, कोई भी मेटल हो सकता है। हमने इसको पानी में डाल दिया, ठीक है। देखो हाइड्रोजन आई कहाँ से, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन हुआ कैसे। हर बात को बेसिक से समझेंगे ना तो बात पूरी समझ में आ जाएगी। और एग्जामिनर आपको घुमाने की भी कोशिश करेगा तो रास्ता निकाल लेंगे ना, क्योंकि हमने हर बात को समझ लिया है। बात समझ आई। तो किसी भी मेटल को पानी में डालने से हाइड्रोजन गैस निकली कैसे, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व कौन सी है, इस पर हम जरा विचार करने जा रहे हैं। तो मतलब सॉलिड सोडियम है, बोलो। सबसे पहले क्या होगा कि सॉलिड सोडियम से फ्री गैसेस एटम बाहर आएगा। पहला स्टेप, सॉलिड सोडियम से, मतलब मेटल सोडियम है, ये मेटल है, तो मेटल से आएगा फ्री गैसेस एटम। सॉलिड पहले बदल जाएगा गैस में। सबसे पहला स्टेप, इस सॉलिड से फ्री गैसेस एटम बाहर आएगा। देखो कैसे आएगा, सॉलिड से गैस, मतलब सब्लिमेशन। किसी सॉलिड को तुम गैस में ला रहे हो, ये प्रोसेस क्या कराएगा, सब्लिमेशन। तो इस सॉलिड को गैस में लाने के लिए, सामने देखो, इस सॉलिड को गैस में लाने के लिए तुमको पहले हीट देनी पड़ेगी। इस हीट से बॉन्ड टूटेगा। अब मतलब मेटल है तो मेटलिक बॉन्ड होगा, मेटल के अंदर मेटलिक बॉन्ड होता है। तो इस मेटलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो सॉलिड से गैस में आएगा। तो इस मेटलिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, उस एनर्जी का नाम होगा सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी। इस सॉलिड मेटल को तोड़ करके फ्री गैसेस एटम के फॉर्म में लाना है, तो बता मेटलिक बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो गैस में आएगा। तो इस मेटलिक बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, उस एनर्जी को बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। याद रखना, जब भी बॉन्ड तोड़ा जाता है तो एनर्जी देनी पड़ती है, और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। याद रखना, बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी खर्चा होगी, और बॉन्ड बनाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी। बताओ यहाँ बॉन्ड तोड़ रहे हैं कि बना रहे हैं? मेटलिक बॉन्ड को तोड़ा गया ना, हीट दे के तोड़ा गया, तो इसके लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो प्रोसेस इंडो हुआ कि एक्सो, बोलो इंडो। इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। सबसे पहला स्टेप, सॉलिड से गैस एटम बाहर आया, हीट दिया गया इसको, उस एनर्जी का नाम सब्लिमेशन एनर्जी, जो कि एंडोथर्मिक है। इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब क्या होगा, इस गैसेस एटम के, इस फ्री गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा। इस फ्री गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब बन जाएगा गैसियस कैटायन
तो जब भी किसी फ्री आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके गैसियस कैटायन बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस क्या कहलाता है? अरे टॉपिक क्या चल रहा है इस समय? आंसर यही ना है, आंसर की डिफिनेशन यही ना है कि किसी भी फ्री गैसेस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने में जो एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बताओ, इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एनर्जी तुमको देनी पड़ी तो प्रोसेस इंडो है कि एक्सो? बोलो, इंडो। डेल्टा इज पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अब किसी का मन चल रहा होगा कि जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना ही था तो सीधे सॉलिड से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए होते ना आप, गैस के फॉर्म में क्यों लाए हैं? गैस के फॉर्म में क्यों लाए हैं? पहली बात, किसी भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए आंसर जी आएगी, और आंसर जी बताओ फ्री एटम के लिए होती है ना, गैसेस एटम के लिए होती है ना। तो जब तक तुम गैसेस फॉर्म में लाओगे नहीं आंसर जी डिफाइंड होगी नहीं, क्योंकि आंसर जी फ्री गैसेस एटम के लिए ही होती है। तो गैसेस फॉर्म में लाना जरूरी है, और गैसेस फॉर्म में लाने के लिए, सॉलिड को गैस में लाने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो कहलाएगी सब्लिमेशन एनर्जी। हाँ, अब जो इलेक्ट्रॉन निकला, इस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकला है, ये इलेक्ट्रॉन वाटर में मौजूद H+ आयन से कंबाइन कर जाएगा। पता पानी में H+ आयन होता है ना, वाटर टूट के क्या देता है? H+ आयन, OH आयन। वाटर टूट के देगा H+ आयन, और इसी H+ आयन से ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन। अच्छा, एक मेटल और आ रहा है पीछे से, दूसरा मेटल आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और लॉस हो रहा है, और एक H+ आयन वाटर का और आ गया, तो बता 2 हाइड्रोजन बन जाएंगे, और यही हाइड्रोजन गैस बाहर आएगी। यही हाइड्रोजन गैस देखो बाहर आ रही है। अब देखो सामने, तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करके गैसेस कैटायन बनाएगा, अब बताओ रिएक्शन कहाँ हो रहा है, हवा में कि पानी में? ये कहाँ हो रहा है? पानी में हो रहा है ना। तो ये आयन भी तो पानी में बन रहा है, और जब ये आयन पानी में बनेगा तो इस आयन पर वाटर की फिल्म बन जाएगी। इस आयन के ऊपर वाटर की फिल्म बन जाएगी। ये आयन वाटर को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। आयंस वाटर को अपनी ओर खींचेगा। क्यों खींचेगा? हाँ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा। अब ये नेगेटिव पोल इस पॉजिटिव पोल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जो पॉजिटिव आयन जो है ना, नेगेटिव पोल को अपनी ओर खींचेगा, तो इस मेटल आयन पर वाटर की फिल्म बन जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? क्यों बोलेंगे हाइड्रेशन? हाइड्रा प्लस एशन। हाइड्रा मीन्स वाटर, एशन का मतलब एडिशन। तो वाटर का क्या होगा? एडिशन होगा। इस आयन का वाटर के साथ एडिशन होगा, बॉन्ड बन जाएगा। अब बताओ यहाँ बॉन्ड बन रहा है कि टूट रहा है? यह मेटल आयन और वाटर के बीच बॉन्ड बन रहा है या टूट रहा है? और बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज तो बताओ इंडो हुआ कि एक्सो? हाँ, डेल्टा इज पॉजिटिव कि नेगेटिव? हाँ, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। इस एनर्जी का नाम एनर्जी डेल्टा एच नेगेटिव। डेल्टा एच क्या है? नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव। और देखो
जब फिल्म बनती जाएगी, एनर्जी निकलती जाएगी, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी? घटेगी। जब इसमें से एनर्जी निकलेगी सिस्टम की एनर्जी, और एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब ये आयन स्टेबल हो चुका है, ये स्टेबल हो चुका है, हाइड्रोजन गैस इवान होती जा रही है। बोलो बात समझ में आई? तो सोडियम के टुकड़े को, किसी भी एल्कली मेटल को तुमने पानी में डाला, हाइड्रोजन गैस इवान हुई, इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है? नंबर 1 सब्लिमेशन एनर्जी, नंबर 2 आयोनाइजेशन एनर्जी, और नंबर 3 हाइड्रेशन एनर्जी। तो मतलब किसी मेटल की रिड्यूसिंग पावर को एक्सप्लेन करने में 3 एनर्जी का रोल है, आयोनाइजेशन, हाइड्रेशन और सब्लिमेशन। तो हमने पूछा और भी कोई एनर्जी है? वो एनर्जी ये थी, सब्लिमेशन। आंसर ये तो है ही है, हाइड्रेशन भी है प्लस सब्लिमेशन का भी रोल है। अब बात ये है कि मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा कब होगी? जब हाइड्रोजन ज़्यादा निकलेगी तो रिड्यूसिंग पावर भी ज़्यादा होगी। अब हाइड्रोजन कब ज़्यादा निकलेगी? जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। जो रिएक्शन जितना स्पॉन्टेनियस होगा वो उतना ही अपने आप आगे बढ़ता जाएगा, उसमें हाइड्रोजन भी ज़्यादा इवॉल्व होगी। जो बच्चे अपने आप से पढ़ते हैं वो ज़्यादा पढ़ लेते हैं, और जो केवल दिखावे के लिए पढ़ते हैं, मजबूरी में पढ़ते हैं, दबाव में पढ़ते हैं, वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते। बात मानते हो इस बात को? अपनी लगन जो होगी वो तुमको ज़्यादा आगे ले जाएगी, और किसी भारी दबाव में आके तुम ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। अपने अंदर शौक होना चाहिए, अपनी लगन होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी ये रिएक्शन जितना स्पॉन्टेनियस होगा उतना ही आगे बढ़ेगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। अब बात ये कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, अपने आप कब होगा? कोई भी रिएक्शन, सुन लो पहली बार, ये बार बार बातें रिपीट होंगी, ये कंसेप्ट बार बार क्लास में आएगा। नेचर का कोई भी प्रोसेस, चाहे वो केमिकल प्रोसेस हो चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, वो अपने आप स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब उस प्रोसेस का डेल्टा जी निगेटिव हो जाए। डेल्टा जी मतलब फ्री एनर्जी चेंज निगेटिव होना चाहिए। किसके लिए? फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ये कंडीशन है। कोई भी प्रोसेस, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, वो नेचर में अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा जब उस प्रोसेस का फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। यह है कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई? अब कहोगे फ्री एनर्जी क्या होता है? ये बात थर्मोडायनेमिक्स की है, वहाँ की जाएगी। अभी हम अपने मतलब की बात कर रहे हैं, जो पर्पज़ हम उठाएं उसको सॉल्व करेंगे पहले, कि ये इसकी डेल्टा जी का यहाँ यूज़ है, केवल एप्लीकेशंस है वो जानो का यहाँ पर। हाँ तो देखो, रिएक्शन फिजिबल होने के लिए, स्पॉन्टेनियस होने के लिए, अपने आप हो, इसके लिए डेल्टा जी निगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी, अच्छा यहाँ बात स्पॉन्टेनिटी फिजिबिलिटी की हम बात डेल्टा जी से करते हैं, जबकि रिएक्शन के अंदर हम दिखा क्या रहे हैं? डेल्टा एच, एंथैल्पी चेंज दिखा रहे हैं। बोलो, कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसकी बात हम डेल्टा जी से करते हैं। किससे? लेकिन रिएक्शन के अंदर जो भी हीट का चेंज आ रहा है उसको हम दिखा किससे रहे हैं? डेल्टा एच से, एंथैल्पी चेंज से दिखा रहे हैं। इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज। ठीक है? तो यदि हम डेल्टा जी को डेल्टा एच से रिलेट कर दें तो हम डेल्टा एच के आधार पर ये डिफाइन कर सकें कि ये रिएक्शन नेचर में अपने आप होगा कि नहीं, फिजिबल होगा कि नहीं, क्योंकि फिजिबिलिटी की बात डेल्टा जी से होती है और रिएक्शन के अंदर जो हीट चेंज होता है वो डेल्टा एच से हो रहा है। तो क्यों ना डेल्टा एच को डेल्टा जी से रिलेट कर लें, और रिलेट करके हम ये जान सकें कि ये प्रोसेस नेचर में अपने आप कब होगा, किस कंडीशन में स्पॉन्टेनियस होगा। तो हाँ, तो देखो सामने डेल्टा जी का इस डेल्टा एच से संबंध क्या है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच।
ये है रिलेशन आपस में। इसको बोलते हैं फ्री एनर्जी चेंज, इसको बोलते हैं एंथैल्पी चेंज, और इसको बोलते हैं एंट्रोपी चेंज। और ये वह टेम्परेचर है जिस पर ये रिएक्शन हो रहा है। ये वह टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है, जिसकी बात चल रही है। अब चूंकि ये रिएक्शन हम रूम टेम्परेचर पर करा रहे हैं 25 सेंटीग्रेड पर, ये जो हम रिएक्शन करा रहे थे रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड पर, तो बताओ रूम टेम्परेचर कम है ना। और जब ये टेम्परेचर कम है तो ये वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर ही लो है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, तब इसका महत्व बढ़ जाएगा। इस समय रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, 25 सेंटीग्रेड पे हो रहा है, उस केस में टेम्परेचर कम होने से इसका महत्व कम होगा। तो ऐसे केस में हम डेल्टा जी को डेल्टा एच से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि इसका महत्व कम है, क्योंकि रिएक्शन हो रहा है रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर। बोलो, अब बताओ रिएक्शन फिजिबल होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए? नेगेटिव। और डेल्टा जी को नेगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो, कौन बोल रहा है पॉजिटिव? इसको नेगेटिव लाने के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए कि नेगेटिव कि पॉजिटिव? बोलो, यदि ये वैल्यू पॉजिटिव हो गए तो ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगी। इसको नेगेटिव लाने के लिए ये वैल्यू भी नेगेटिव होनी चाहिए ना। क्या सोच के पॉजिटिव बोल रहे हैं बताओ? टेम्परेचर कम होने की वजह से इसका महत्व कम है, इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, तो अब डेल्टा जी डेल्टा एच पर डिपेंड करेगा। इंट्रोपी का देखो, जब टेम्परेचर हाई होगा तब इंट्रोपी में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर हो रहा है 25 सेंटीग्रेड पर, तो इंट्रोपी का चेंज अनसिग्निफिकेंट है, इसका महत्व नहीं है इस समय। इसका महत्व तब होगा जब रिएक्शन होगा 1000 पर, 2000 3000 पर, और ये हो रहा 25 सेंटीग्रेड पर, टेम्परेचर लो, इंट्रोपी का चेंज अनसिग्निफिकेंट, इसका महत्व नहीं है। तो क्यों ध्यान दे रहे हो इसके ऊपर? ध्यान तुमको देना है इन दोनों पर। जब टेम्परेचर ही लो है तो इसका महत्व नहीं है, तो ऐसे केस में डेल्टा जी इस पर डिपेंड करेगा। हाँ, रिएक्शन फिजिबल होने के लिए डेल्टा जी क्या हो, तो इसको नेगेटिव लाने के लिए ये वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। टोटल डेल्टा एच, टोटल डेल्टा एच, टोटल डेल्टा मतलब इन तीनों का सम नेगेटिव होना चाहिए। यदि टोटल डेल्टा इज नेगेटिव तो डेल्टा जी भी नेगेटिव, रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अपने आप होगा ये। अच्छा, ऐसे बताओ, तुम एक गिलास में ग्लूकोज का डब्बा पानी पूरा घोल दो, ग्लूकोज का 50 ग्राम का डब्बा ले आओ, ग्लूकॉन डी, और एक गिलास में पूरा डाल के घोल दो तुम, ठीक है। और तुम दूसरा एक काम करो, उतना ही तुम चूने का पत्थर ले आओ और दूसरे गिलास में तुम चूने का पत्थर डाल दो, उतना ही अमाउंट। कौन सी अपने आप घुल जाएगी? अपने आप घुल जाएगी। ग्लूकोज का डब्बा पूरा घुल जाएगा पानी में? नहीं घुलेगा। तुम चम्मच हिलाते रहोगे फिर भी कुछ ना कुछ नीचे रह ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जब भी पानी में घुलता है ये आसपास की हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और आसपास की हीट एब्जॉर्ब करने से सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाता है, इसलिए गिलास तुमको ठंडा महसूस होगा। तुम घर जाकर देख लो, एक गिलास पानी में ग्लूकोज का डब्बा डाल दो और तुम चम्मच हिलाओ, गिलास ठंडा हो जाएगा। गिलास तुमको ठंडा महसूस होगा क्योंकि आसपास की हीट एब्जॉर्ब करता है। वो प्रोसेस क्या होगा? एंडोथर्मिक। समझ में आया? अच्छा, अब वो ग्लूकोज पूरा पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। अब तुमने दूसरे गिलास में क्या किया? उतना ही चूने का पत्थर डाल दिया। तुम देखो गिलास गर्म हो जाएगा, इतना गर्म कि पकड़ भी नहीं पाओगे तुम उसको, इतना गर्म कि पकड़ भी नहीं पाओगे तुम, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होगा? वो चूने का पत्थर धीरे धीरे पूरा घुल जाएगा, अपने आप रखे रखे घुल जाएगा, जबकि उसको तुमको चम्मच से हिलाना पड़ेगा। हिलाओगे उसके बाद छोड़ दो, फिर नीचे आके क्रिस्टल दिखाई देगा तुमको। ग्लूकोज तो सॉल्युबल होगा ही नहीं पूरा, चम्मच से हिलाने के बाद भी नहीं सॉल्युबल होगा, और उधर चूने का पत्थर अपने आप समय लेगा लेकिन घुल जाएगा पूरा। कारण कि चूने का पत्थर पानी में डिजॉल्व होता है तो हीट इवॉल्व होती है,
वो ग्लास गर्म हो जाता है, और ग्लूकोज पानी में डिजॉल्व होता है तो हीट एब्जॉर्ब करता है। वो इंडो है, वो एक्सो है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अपने आप हो गया, और इंडोथर्मिक रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए हीट तुमको देनी पड़ रही है, तब होगा, नहीं तो ऐसे होगा ही नहीं। बोलो बात समझ में आई? तो ये समझ में आया। तो जिस रिएक्शन का डेल्टा एच निगेटिव होगा मतलब एक्सोथर्मिक, तो डेल्टा जी भी निगेटिव, मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अपने आप होगा। अब देखो सामने, इसका मतलब इस तीनों का सम, तीनों का डेल्टा एच का सम यदि निगेटिव हो गया तो रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा, अपने आप होगा। उस केस में हाइड्रोजन गैस का अमाउंट, हाइड्रोजन गैस का रिलीज ज़्यादा होगा, इसकी रिड्यूसिंग पावर बोलो ज़्यादा हो जाएगी। अब विचार करो, टोटल डेल्टा एच निगेटिव कब होगा? जब ये वैल्यू ज़्यादा हो कि कम हो? टोटल डेल्टा एच को निगेटिव लाने के लिए सब्लिमेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा हो या कम हो? बोलो कम। और आयनिक एनर्जी की वैल्यू कम, हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा। मतलब कोई भी मेटल हाई रिड्यूसिंग पावर तभी शो करेगा जब उसकी सब्लिमेशन एनर्जी कम, आयनिक एनर्जी भी कम और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो। इससे होगा क्या? जब ये वैल्यू कम, ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो तीनों का सम नेगेटिव, और जब टोटल डेल्टा एच निगेटिव तो डेल्टा जी रिएक्शन क्या होगा? स्पॉन्टेनियस। और जितना स्पॉन्टेनियस होता जाएगा रिएक्शन अपने आप आगे बढ़ता जाएगा और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, उस मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी। बोलो बात समझ में आया? तो नेचर में अपने आप रिएक्शन हो, स्पॉन्टेनियस हो, डेल्टा जी को नेगेटिव लाने के लिए डेल्टा एच को भी नेगेटिव लाना होगा, और इसको नेगेटिव लाने के लिए ये वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और ये दोनों वैल्यू कम होनी चाहिए। अब मान लो क्वेश्चन आता है, कोई भी मेटल रिड्यूसिंग पावर हाई कब शो करेगा, उसकी कंडीशन क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी टिक मारना है तुमको। अब बताओ, कंडीशन डायरेक्ट लिख देंगे बोर्ड पर तो तुम रटोगे बैठ के कि आखिर रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा की कंडीशन क्या है, लेकिन वो कंडीशन तुम्हारे सामने दिख रही है। वो रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा हो उसके लिए सब्लिमेशन एनर्जी बोलो, आयनिक एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, नोट करो। मेटल शो हाई रिड्यूसिंग पावर, मेटल शो हाई reducing power if metal have low sublimation energy, low ionization energy, high hydration एनर्जी। ये तीन कंडीशन है किसी मेटल की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होने के लिए। और ये बात हम केवल एल्कली मेटल के लिए नहीं सुना रहे हैं, पूरे मेटल के लिए सुना रहे हैं, चाहे वो मेटल डी ब्लॉक का क्यों ना हो, उसमें भी यही कंसेप्ट लागू होगा। ये तीन पॉइंट है, सब्लिमेशन एनर्जी कम, आयनिक एनर्जी कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। क्योंकि ये कब ये ज़्यादा होगा ना तो टोटल डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, और टोटल डेल्टा एच नेगेटिव तो डेल्टा जी नेगेटिव, रिएक्शन क्या होगा? फिजिबल, और जितना रिएक्शन फिजिबल उसकी हाइड्रोजन भी ज़्यादा निकलेगी, रिड्यूसिंग पावर क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब देखो आयनिक एनर्जी सीजियम की कम है, देखो आयनिक एनर्जी कम होनी चाहिए ना, तो आयनिक एनर्जी सीजियम की कम है, लेकिन रिड्यूसिंग पावर लिथियम की ज़्यादा क्यों? पानी में ज़्यादा क्यों? कारण लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी सीजियम से भी ज़्यादा है। तो कहोगे क्यों ज़्यादा है?
कारण लिथियम का साइज बहुत छोटा होता है, और जब साइज छोटा होगा तो लिथियम और वाटर के बीच की दूरी कम होगी, और जब दूरी कम होगी तो कूलाम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा अट्रैक्शन से फिल्म ज़्यादा बन जाएगी, एक के ऊपर एक लेयर बनती जाएगी पानी की, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने से दूरी कम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, और लिथियम पानी को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा और फिल्म ज़्यादा बनेगी, और जितना फिल्म बनती जाएगी उतना एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगी, और ये ज़्यादा नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, डेल्टा जी भी रिड्यूसिंग पावर लिथियम की पानी में सबसे ज़्यादा। उसका मेन रीजन है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी का ज़्यादा होना। नोट करो, द हाई रिड्यूसिंग पावर ऑफ लिथियम in water due to its high heat of hydration energy। बोलो, समझ में आया? लिथियम की रिड्यूसिंग पावर पानी में क्यों सबसे ज़्यादा है? तो जवाब एक लाइन में, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब हाइड्रेशन का लिथियम को सपोर्ट मिल गया है, और यदि ये रिएक्शन हम हवा में करा देते हैं, मान लो पानी है ही नहीं है, तो जब पानी ही नहीं है तो हाइड्रेशन भी नहीं होगा, तब डिसाइडिंग फैक्टर बता यही दोनों हो जाएगा, और जब यही दोनों हो जाएगा तो फाइनल रिजल्ट डिसाइड ये करेगा, आंसर जी करेगा, ये नहीं करेगा। जबकि इसका रोल है, सब्लिमेशन भी रिड्यूसिंग पावर को डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ इसका रोल नहीं है, केवल आंसर जी डिसाइड करेगा, और जिसकी आंसर जी कम उसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। सीजम की सबसे कम होती है तो रिड्यूसिंग पावर सीजम की गैसेस स्टेट में सबसे ज़्यादा। फिर कहोगे जब डिसाइडिंग फैक्टर ये भी है तो यहाँ सब्लिमेशन का रोल क्यों नहीं है? यहाँ पर केवल आंसर जी गैसेस स्टेट में क्यों डिसाइड कर रहा है, जबकि रोल तो इसका भी है? इसका इफेक्ट क्यों नहीं दिख रहा है गैसेस स्टेट में? तो जवाब, सब्लिमेशन एनर्जी किसी भी मेटल की मेटलिक बॉन्ड पर डिपेंड करती है। किसी मेटल की सब्लिमेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? मेटलिक बॉन्ड। जिसका मेटलिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसको सब्लिमेट करने में एनर्जी भी ज़्यादा लगेगी। पहली बात सुनो, और मेटलिक बॉन्ड डिपेंड करता है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? जिस मेटल के वैलेंस शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, समझना उसका मेटलिक बॉन्डिंग उतना स्ट्रांग, और मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग तो उसकी सब्लिमेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। ये है कंसेप्ट सब्लिमेशन एनर्जी का। सुना ध्यान से, फिर सुन लो, जिस मेटल के वैलेंस शेल में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मेटलिक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग, और मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग तो सब्लिमेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, ये बताओ जितने भी अल्कली मेटल हैं, चाहे लिथियम से लेकर सीजियम तक, सभी के वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन बताओ NS1 है कि नहीं? सभी के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? और जब सभी के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो मेटलिक बॉन्डिंग तो कॉमन हो गई, वो तो कॉमन है, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन सेम तो मेटलिक बॉन्डिंग भी सेम, और जो फैक्टर सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा। इसलिए हम इसको महत्व नहीं दे रहे हैं, क्योंकि केस चल रहा है एल्कली मेटल का। बात किसकी चल रही है? एल्कली मेटल की। क्योंकि एल्कली मेटल के सारे मेटल का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन है, मेटलिक बॉन्डिंग कॉमन, और जो फैक्टर कॉमन है वो रिजल्ट डिसाइड, और इसलिए गैसेस स्टेट में डिसाइड करता है केवल आंसर जी। लेकिन जहाँ तुम पानी में डाल देते हो तो सपोर्ट मिलता है हाइड्रेशन का, और वो सपोर्ट किसको मिल गया? लिथियम को, और लिथियम की रिड्यूसिंग पावर्स पानी में सबसे ज़्यादा हो गई। हाँ, यदि बात हम एल्कली और अर्थ की करते हैं, सोडियम के बगल में कौन है? मैग्नीशियम।
अब पूछे इन दोनों में पूछे तो देखो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो मेटलिक बॉन्ड की ताकत और सब्लिमेशन एनर्जी भी। तो जब सब्लिमेशन एनर्जी ज़्यादा तो रिड्यूसिंग पावर, सब्लिमेशन एनर्जी ज़्यादा, जब ये वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव होगी तो तीनों का सम भी तो पॉजिटिव तरफ चला जाएगा। और ये पॉजिटिव होने का मतलब रिड्यूसिंग पावर बढ़ गई घट गई, घट गई, रिड्यूसिंग पावर कम हो गई। इसका मतलब अर्थ मेटल की रिड्यूसिंग पावर एल्कली मेटल से कम हुई। क्यों? क्योंकि इसकी सब्लिमेशन एनर्जी ज़्यादा है। बोलो बात समझ में आया? तो देखो जैसा क्वेश्चन वैसा जवाब। विच मेटल शो हाई रिड्यूसिंग पावर इन गैसेस स्टेट? तुम्हारा आंसर होगा सीजियम। विच मेटल शो हाई रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस सॉल्यूशन? लिथियम। फिर कोई पूछे क्यों, पानी में क्यों, तो कहना इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। बोलो बात समझ में आया? किसी भी आयन का हाइड्रेशन, किसी भी आयन का हाइड्रेशन डिपेंड करता है उसके चार्ज और साइज के ऊपर। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही वाटर को अपनी ओर, और जितना छोटा साइज होगा, दूरी कम होगी, फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा। फार्मूला है ना F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हाँ ये हो गया Q1, ये हो गया Q2 और ये हो गया R। तो मतलब जब दूरी कम होगी तो फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा, तो ये आयंस लिथियम पानी को अपनी ओर ज़्यादा खींचेगा फिल्म, और लिथियम पानी बड़ा हो जाएगा। याद रखना लिथियम पानी के बाहर सबसे छोटा होता है, लेकिन पानी में डाल दो सबसे बड़ा हो जाता है। बोलो, तुम लोग को हमने रेडियाई का पेपर जो दिया था उसमें 50 क्वेश्चन के क्वेश्चन थे। उसमें क्वेश्चन ये था कि लिथियम विच इज़ लार्जर साइज, उसमें था लिथियम गैस स्टेट और एक था सोडियम एक्वस और एक है लिथियम एक्वस। याद करो सबसे बड़ा लिथियम एक्वस है, हमने वहाँ टिक मरवाया है। बात समझ में आई? उसका जवाब दे दिया कि लिथियम छोटा होने से फिल्म और पानी में लिथियम सबसे बड़ा हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई? फिर कहोगे सबसे बड़ा हो जाएगा तो माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो बड़ा बड़ा दिखाई देगा, लिथियम बड़ा बड़ा आयन दिखाई देगा हमको, तो हम कैसे माने कि बड़ा है वो? यदि बड़ा है तो साबित करिए, कोई प्रूफ बताइए उसका, कोई एविडेंस, तब ना मानेंगे आपकी बात को कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। वरना तो केमिस्ट्री तो कल्पनाओं पर आधारित है, तो आप कल्पनाओं में हमको उलझा रहे हैं। यदि आपकी कल्पना सच है तो उसका प्रूफ क्या है, एविडेंस क्या है? जवाब, तुम एक बीकर में लिथियम आयन ले लो, लिथियम क्लोराइड ले लो, और दूसरे बीकर में तुम सीजियम क्लोराइड ले लो। 100 ml पानी यहाँ भी, 100 ml पानी यहाँ भी है, ठीक है? तुमने लिथियम क्लोराइड डाल दिया 1 मोल, इसमें डाल दिया सीजियम क्लोराइड 1 मोल डाल दिया। अब दोनों में इलेक्ट्रोड डाल के तुम कंडक्टोमीटर से जोड़ दो, कंडक्टोमीटर जो कि कंडक्टेंस नापेगा। तुम पाओगे जो आयन सबसे बड़ा होता है उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। तो ये आयन पानी में सबसे, ये आयन पानी में सबसे बड़ा है, बड़ा है, तो इसकी कंडक्टिविटी, तो इसकी कंडक्टेंस कम आएगी और इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा आएगी। इस बात का प्रूफ है, ये एविडेंस है। तुम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस पढ़ाया जाएगा, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, तो वहाँ बताएंगे कि कंडक्टेंस डिपेंड करती है आयनों के चार्ज पर, आयनों के साइज पर। तो इसका साइज, लिथियम का साइज वैसे छोटा है लेकिन पानी में सबसे बड़ा, और जितना आयंस बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। जैसे एक ट्रक है और बाइक है, ट्रक और बाइक की तुम रेस कराओगे तो बाइक आगे निकल जाएगी। ट्रक का साइज बड़ा है, बाइक का साइज छोटा है, तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? बाइक की। तो समझो लिथियम पानी में ट्रक के बराबर हो गया, बड़ा साइज हो गया, और सीजियम जो है वो बाइक के हो स्पीड में। अब बताओ इसकी सीजियम की स्पीड फास्ट होगी और लिथियम की स्पीड स्लो हो जाएगी। बोलो, तो ये लिथियम आयन बड़ा होने की वजह से इसकी मोबिलिटी कम, कंडक्टिविटी कम, इसकी कंडक्टेंस कम आएगी, इसकी कंडक्टेंस, ये इस बात का प्रूफ है ये कि लिथियम पानी में सबसे बड़ा होता है। बोलो, बात समझ में आई? तो रिड्यूसिंग पावर को डिसाइड करने में कौन कौन सी एनर्जी समझ में आ गई कि किस किस एनर्जी का रोल है।
और रूसिंग पावर ज़्यादा होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, बोलो। और देखो शुरू में हमने बोल रहे थे ना कि आइसर्जी कम, रूसिंग पावर ज़्यादा, बोल रहे थे ना। तो मतलब एक हम रफ आइडिया ले रहे थे, रफ आइडिया। लेकिन हमको किसी मेटल की रूसिंग पावर पानी में डिसाइड करना है तो उसके लिए हमको केवल इससे काम नहीं लेना होगा, तीनों एनर्जी का हेल्प लेना पड़ेगा। तीनों एनर्जी के हेल्प से ही डिसाइड कर पाएंगे कि रूसिंग पावर किसकी ज़्यादा किसकी कम। आइस एनर्जी से केवल हम एक रफ आइडिया लेते हैं, लेकिन 100% एक्यूरेसी हमको एक एनर्जी से नहीं, तीनों एनर्जी को कंसीडर करके ही मिलेगी। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट से एनालाइज करेंगे ना कि इनमें से हमको कौन सिलेक्शन देगा, इस पूरी क्लास में कौन रेस का घोड़ा है, किसको ज़्यादा तेज दौड़ाएं सिलेक्शन दे देगा हमको। तो हमने केमिस्ट्री के आधार पर एनालाइज किया। अच्छा, हमने एनालाइज किया किसी एक को कि ये हमको सिलेक्शन देगा। अच्छा, फिर हमने जब कंबाइंड टेस्ट लिया तो जब जिसको हम उम्मीद किए थे वो पीछे हो गया और जिस पर उम्मीद ही नहीं थी वो आगे बढ़ गया। आखिर क्यों आगे बढ़ गया? जिस पर हम उम्मीद कर रहे थे केमिस्ट्री के आधार पर कि हमको सिलेक्शन देगा, इसके कंबाइंड टेस्ट में नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन कंबाइंड टेस्ट के बाद वो पीछे हो गया, जिस पर उम्मीद नहीं थी वो आगे हो गया। आखिर क्या बात है, क्यों आगे हो गया वो? इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट उसका ज़्यादा स्ट्रांग होगा। केमिस्ट्री भले उसका वीक है लेकिन बाकी दो सब्जेक्ट उसका स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग सब्जेक्ट के आधार पर केमिस्ट्री कमज़ोर होते हुए भी क्लास में सबसे आगे आ गया? नहीं हो सकता, बोलो बोलो। तो यहाँ पर भी जब हम आइंस्टाइन जी पढ़ा रहे थे, केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो बताओ केमिस्ट्री आइंस्टाइन जी की दौड़ में सबसे कौन आगे था, लिथियम की सीजियम? बोलो। सीजियम के आइंस्टाइन जी कम रूसिंग पावर ज़्यादा, तो इसकी रूसिंग पावर ज़्यादा होना चाहिए था। चलो, पानी में जब नहीं चेक किया गया तो लिथियम आ गया, जबकि आना किसको था, आया कौन? तो इसका मतलब बाकी सब्जेक्ट का सपोर्ट मिला होगा उसको। और वो सब्जेक्ट कौन है यहाँ, हाइड्रेशन, इसका सपोर्ट मिल गया इसको। बोलो, बात समझ में आई? तो एक सिंगल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से किसी का सिलेक्शन फाइनल डिसाइड नहीं हो सकता। तो आइंस्टाइन एनर्जी से भी किसी मेटल की रूसिंग पावर कंप्लीट डिसाइड नहीं हो सकती। यदि कंप्लीट डिसीजन लेना है किसी एलिमेंट की रूसिंग पावर का या किसी स्टूडेंट के सिलेक्शन का, तो उसके लिए हमें तीनों सब्जेक्ट को मिला के चलना होगा। तीनों सब्जेक्ट की बैलेंस स्टडी करनी पड़ेगी। समझो, एक हो गया फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा मैथ या बायो, IT के लिए मैथ, तीसरा बायो। बोलो। हम आइंस्टाइन जी की बात कर रहे थे, केमिस्ट्री से चेक कर रहे थे, लेकिन फाइनल दूसरा सब्जेक्ट ही सामने आ गया और उस पर लिथियम सबसे आगे निकल गया, तो लिथियम का सपोर्ट मिल गया हाइड्रेशन का। बोलो, बात समझ में आई? इस तरह से बात को समझो। बोलो, समझ में आ रहा है? काफ़ी और भी एप्लीकेशन है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट पर। अभी बचा एप्लीकेशन।